हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ और शार्प लर्निंग ऐप पर भी तमाम स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं। तो ये है फर्स्ट एंड सेकेंड वीक जून 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोनों सप्ताह के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वो एक साथ मिल जाएंगे आपको। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूं आपको कि तमाम एग्जामिनेशन में हमारे क्वेश्चंस खूब टकराते हैं और ये यूपीएससी का जो मई में एग्जामिनेशन हुआ था उसका ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन है और टकरा है। इसका डिटेल अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं या यूट्यूब पर ही जाकर आप देख सकते हैं सरकारी जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और ये फर्स्ट एंड सेकेंड वीक जून का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, फटाफट चलेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं और आपको पता होगा कि वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली ये सब जो वीडियोस होते हैं वो टॉपिक वाइज देता हूं मैं। तो सबसे पहले राजनीति, अदालतों, इसके अलावा केंद्र और राज्यों के जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो सब चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि सड़क हादसों में मृत गृहिणियों के लिए बीमा मुआवजा पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए घर संभालने वाली महिलाओं को क्या दर्जा दिया है। आंसर क्या होगा इसका? राष्ट्र निर्माता यानी नेशन बिल्डर। नया नियम सुप्रीम कोर्ट ने लागू कर दिया है और जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच थी, उसने तय किया कि सड़क हादसों में जो गृहिणी है उनकी मौत पर कम से कम जो उनके काम की कीमत है, वर्क की कीमत है, वो 30,000 रुपया प्रति महीना वो तय की जाएगी, यानी 3.6 लाख सालाना। और ये जो राशि है वो प्रणय सेठी वाला जो मामला था ना, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को बीमा का मुआवजा देने का एक नियम बनाया था, उसके नियमों के अलावा भी होगा ये। ठीक है, इसमें ये भी है कि कुछ परसेंट जो हर साल वो बढ़ता चला जाएगा। इससे न उसके अगर वर्किंग जीवन का जो आकलन होगा और फिर उसके तहत मुआवजा जो ना वो गृहिणियों को मिल पाएगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। और तो कोर्ट ने ये कहा है कि गृहिणियां जो है ना वो उनका योगदान अमूल्य है, वो अगली पीढ़ी तैयार करती हैं और किसी भी जो प्रोफेशनल्स हैं उसकी तुलना करके इसको कम नहीं आंका जा सकता है। मुआवजा तय करते समय महिला की उम्र, शिक्षा, स्किल, पारिवारिक जिम्मेदारियां, उन सब चीज़ों को भी देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई, तो इसका विषय क्या था, सब्जेक्ट क्या था या थीम क्या था? आंसर होगा 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। तो इसमें 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक वो शामिल हुए और 4 महत्वपूर्ण स्तंभों, पिलर्स की बात की गई। जैसे महत्वपूर्ण यह है कि मजबूत मानव पूंजी, भविष्य के लिए तैयार कौशल, उत्पादक रोजगार और उद्यमिता आधारित विकास, स्वास्थ्य एवं पोषण के साथ बेहतर जीवन का स्तर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन है? आंसर होगा नरेंद्र मोदी। अब आप कहेंगे कि क्या मतलब जवाहरलाल नेहरू पीछे हो गए? बिल्कुल नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर टर्म सरकार जो है ना वो जो कह रही है वो क्या कर रही है? निर्वाचित प्रधानमंत्री की बात कर रही है। क्लियर हो गई बात? निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर 10 जून तक उन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4,399 दिन पूरे कर लिए और निर्वाचित अवधि में जवाहरलाल नेहरू का 4,398 दिन का टोटल था। लेकिन आपको अब इसमें क्लियरिफिकेशन भी होना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक यानी अपनी मृत्यु तक ये पद संभाला था और इस तरीके से नेहरू जी का जो कार्यकाल हो जाता है वो 6,130 दिन होता है। ठीक है, लेकिन यहां सरकार ने क्या किया? सरकार ने ये कहा कि नहीं, निर्वाचित हम कहेंगे। उस समय तो ये अंतरिम गवर्नमेंट थी ना, शुरुआत में जब 1947 में बनी थी आज़ादी के बाद। उसी अंतरिम गवर्नमेंट में प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और बहुत लोग थे और इसको संविधान सभा का समर्थन प्राप्त था। ठीक है, तो हालांकि बाद में जब चुनाव हुआ संविधान लागू होने के बाद, ठीक है, तब जो है ना वो इनका मतलब ये 1952 में जब पहला लोकसभा चुनाव हुआ था भारत में, उस वक्त से सरकार गिन रही है, इसलिए निर्वाचित की बात कर रही है। इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, आंकड़ों की कलाबाजी है, आंकड़ों का खेल है और उसमें नंबर 1 बनने की जो कोशिश है
उसके तहत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सरकार कह रही है कि वो नंबर 1 है निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के पद की शपथ किसने ली है? तो DK शिव कुमार, कांग्रेस का शासन है यहाँ पर, और उन्होंने शपथ ली है। इससे पहले सिद्धारमैया थे कांग्रेस के ही, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर इनको बनाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेते हैं। ये थोड़ा वीडियो लंबा है क्योंकि 2 सप्ताह का टोटल करंट अफेयर्स है, इसमें लगभग 15 दिनों का। तो उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊं कि इसका PDF जो है ना वो केवल और केवल शार्प लर्निंग ऐप पर मिलेगा। जिन लोगों ने करंट अफेयर्स के बैचेज लिए हुए हैं उनको डेली वाला PDF सबके लिए फ्री होता है, सब डाउनलोड कर सकते हैं। वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली वो बैचेज हैं। 2 तरह के हैं, एक बेसिक मेंबरशिप बैच है जो कि SSC, टीचर, रेलवे, पुलिस, इन सब के लेवल का है। बहुत ही मामूली सा प्राइस है, छूट भी चल रही है। इसमें PDF, वीडियो, मॉक टेस्ट ये सब मिल जाता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली ये सब, और पिछले 2 सालों के कंटेंट भी मिल जाएंगे और अगले 1 साल तक अपडेट भी मिल जाएगा। PDF भी कई तरीके के होते हैं, वन लाइनर, MCQ नोट्स होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इसके अलावा अगर एडवांस क्लास चाहते हैं तो वह है ISPCS एडवांस करंट अफेयर्स प्रोग्राम, और इसमें बिल्कुल क्लासेस अलग होती हैं, डेली की क्लासेस भी बिल्कुल अलग होती हैं। ठीक है, उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस कराए जाते हैं, वीकली लाइव होता है। ओके, तो इस बार हालांकि मंडे को लाइव हो रहा है। तो ये पूरा है और इसमें पूरी तैयारी आपके एग्जामिनेशन के लायक कराई जाती है और प्रैक्टिस होती है, जो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उस तरीके के। इसमें इन डेप्थ में PDF भी मिलता है, बहुत कुछ एनालिसिस होता है। तो ज्वाइन कर सकते हैं कहाँ पर? शार्प लर्निंग ऐप है, इसे जरूर डाउनलोड कीजिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेते हैं। प्रश्न होगा कि CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो लोखंडे प्रशांत सीताराम। ठीक है, इससे पहले राहुल सिंह थे, लेकिन वो जो विवाद हुआ CBSE के एग्जामिनेशन के बाद जो मूल्यांकन हुआ ना, जो पेपर्स के, उसमें जो गड़बड़ियाँ थी ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग को लेकर, तो उसके बाद फिर राहुल सिंह को हटा दिया गया था और नया चेयरमैन इनको नियुक्त कर दिया गया है। अब बात करेंगे आर्थिक यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दुनिया के पहले खरबपति यानी ट्रिलियनियर कौन बन गए हैं? आंसर होगा एलॉन मस्क बन गए हैं ये पहले। एलन मस्क जो है वो एरोस्पेस कंपनी SpaceX, इलेक्ट्रिक जो वाहन है और सौर ऊर्जा प्रदान करती है कंपनी टेस्ला, इसके अलावा सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है X, पहले ट्विटर था, उसके मालिक हैं वो। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ गया कि वो ट्रिलियनियर बन गए, दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं? देखिए, हुआ ये है कि SpaceX जो उनकी कंपनी है, तो उसको वहाँ पर शेयर बाजार में लिस्ट किया गया अमेरिका में, और उसके दौरान जब लिस्ट किया गया तो उसके शेयर के प्राइसेस बहुत हाई हुए और इसी दौरान इनका नेटवर्थ $1.1 ट्रिलियन हो गया था, इतना ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मई 2026 में खुदरा महंगाई दर कितनी रही है? 3.93%। ठीक है, और किसने जारी किया है? तो ये NSO ने जारी किया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, उसके अंतर्गत आता है। और ये RBI के टारगेट के करीब पहुंच चुका है। आपको पता होगा कि RBI का जो महंगाई का लक्ष्य रहता है वो 4% रहता है, हालांकि उसमें 2% अप यानी 6% तक और 2% डाउन यानी 2% तक वो टॉलरेबल लिमिट होता है। महंगाई 4%, मतलब इतना 2 से 6% के बीच में है तो ठीक माना जाता है। ओके, तो ये है। अच्छा, कैसे निकाला जाता है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जरिए निकाला जाता है, नहीं CPI के जरिए निकाला जाता है। और CPI का जो बेस ईयर है वो बदला गया था अभी कुछ महीने पहले, 2024 कर दिया गया था। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट बात। कैसे तय होती है खुदरा महंगाई दर? मैंने आपको बताया है CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जरिए, और इसमें जो भी आप यूज करते हैं, जो भी जैसे खाद्य पदार्थ हो गया, फल, कपड़े, जूते, ईंधन, घर, बिजली, बहुत सारी चीज़ें, इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आप जो परचेज करते हैं, उन सब के महंगाई की गणना की जाती है और उसी के आधार पर ये निकाला जाता है। अच्छा, महंगाई को कैसे कंट्रोल करता है? महंगाई को कंट्रोल करने की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? मुख्य जिम्मेदारी सीधे सीधे तौर पर RBI की है। गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, लेकिन मुख्य जिम्मेदारी वो RBI की है, और RBI इसको कंट्रोल करता है रेपो रेट के जरिए। क्लियर हो गई बात?
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मई 2026 में थोक महंगाई दर कितनी रही है? 9.68% रही है, बहुत ज़्यादा। और थोक महंगाई दर कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यानी DPIIT, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है। अच्छा, ये कैसे तय होता है? तो WPI के जरिए तय होता है, नहीं होलसेल प्राइस इंडेक्स के जरिए तय होता है। और 43 मंथ में पिछले ये सबसे ज्यादा महंगाई, इस बार थोक महंगाई की बात कर रहे हैं, वो रही है। इसका असर आने वाले वक्त में खुदरा महंगाई दर पर आने वाला है, क्योंकि जब थोक सामान का रेट बढ़ेगा उसका असर खुदरा पर होगा और आम जनता पर वो देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। होलसेल महंगाई क्या होती है? तो वही जो मतलब आपका जो दुकानदार है ना, रिटेलर, वो जिससे सामान खरीदता है और इसके अलावा वो जिससे सामान खरीदता है, तो वो सब जो वो जिस दर से खरीदता है वही हो गया होलसेल प्राइस। ठीक है, उसी के आधार पर तय किया जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा जो जून में की, उसमें रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। तो ये रेपो रेट कितना है? 5.25% ये रेपो रेट है। ठीक है, ये तय किया गया है, मतलब पहले से है। पिछली बार दिसंबर 2025 में रिवाइज किया गया था, उसके बाद हर जो मौद्रिक नीति समिति की मीटिंग होती है उसमें वही बरकरार रखा हुआ है। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बात। अच्छा, रेपो रेट होता क्या है? रेपो रेट आसान भाषा में कहें तो जैसे बैंक हमें या आपको जो कर्ज देता है ना, उसमें बैंक जो है ब्याज वसूलता है। तो जिस दर पर वसूलता है, ठीक है, वो परसेंटेज कहते हैं कि हमें 8% लिया या 10% लिया या 12% लिया, अलग अलग चीज़ों के अलग अलग है। ऐसे ही बैंकों को जो रोजमर्रा के कामकाज के लिए भारी भरकम रकम की जरूरत पड़ती है, वो क्या करता है? वो ये रकम लेता है आरबीआई से। आरबीआई से बैंक ने लिया और आरबीआई जब इसको देता है तो उस पर ब्याज लेता है आरबीआई। तो वही रेपो रेट कहलाता है, जिस दर पर। ओके, और एक होता है रिवर्स रेपो रेट, यानी बैंक के पास एक्स्ट्रा मनी आ गया तो वो डाल देता है आरबीआई के पास। ओके, या तो ये दूसरों को लोन दिया फिर भी बच गया तो ये आरबीआई को जमा कर दिया फिलहाल के लिए, तो उसको कहते हैं, इस पर जो ब्याज ये देता है इसको, यानी बैंक को मिलता है, तो वो रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। क्लियर होगी बात? तो यही है। तो जैसे ही क्या होता है कि जब आरबीआई इसको महंगा लोन देता है तो ये बैंक जो है ना वो लोगों को महंगा लोन देने लगता है। इससे क्या होता है? इससे मार्केट में लिक्विडिटी जो है ना उस पर कंट्रोल लगता है। जैसे महंगाई कैसे कंट्रोल होगी? किसी भी एक छोटी सी बात है कि जो आप कोई किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट है, मान लीजिए कि कुछ भी है, ये रिमोट ही है, तो इसकी अगर ज़्यादा डिमांड होगी तो इसके प्राइस ज़्यादा हो जाएंगे, और डिमांड कम होगी तो प्राइसेस कम हो जाएंगे। यही कंट्रोल करता है आरबीआई। आरबीआई क्या करता है ना कि जब भी महंगाई ज़्यादा बढ़ती है, इसका मतलब क्या होता है? माना जाता है कि लोगों के पास रुपया अच्छा खासा है। ऐसे में क्या करता है? वो रेपो रेट को महंगा कर देता है। तो जब बैंक को महंगा लोन मिलेगा तो बैंक भी आम लोगों को महंगा लोन देते हैं। क्लियर हो बात? तो जब महंगा लोन देंगे तो लोग जो है ना लोन लेने से हिचकते हैं, और इससे क्या होता है? फिर मार्केट में जो रुपया का फ्लो है ना वो कम हो जाता है। जिन लोगों ने लोन ले रखा है और वो रेपो रेट से कनेक्टेड है, उनका लोन महंगा हो जाता है, तो खर्चे पर फिर लगाम लग जाता है। ऐसे में क्या होता है? फिर डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि लोगों के पास रुपए का स्रोत जो है ना वो थोड़ा कम हो जाता है। ऐसे में जब डिमांड कम हो जाती है तो भाव कम हो जाता है। इसी तरह महंगाई को कंट्रोल किया जाता है। ओके, तो ये जो मौद्रिक नीति समिति है ना, 6 मेंबर होते हैं इसमें, और इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं आरबीआई के गवर्नर, जो कि इस वक्त हैं कौन? क्या नाम है उनका? संजय मल्होत्रा। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे डिफेंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। प्रश्न होगा, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 में भारत का परमाणु हथियारों का भंडार बढ़कर कितना होने का अनुमान है? 190। ठीक है, ये सिप्री की रिपोर्ट है। सिप्री का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका मुख्यालय स्टॉकहोम में है, यानी स्वीडन में है। तो ये एनुअल रिपोर्ट जो है ना वो, या कहें ईयर बुक, वो जारी हुआ है। और भारत के पास टोटल 190 हथियार हैं, न्यूक्लियर
जो वेपन्स हैं वो, ये साल दर साल देख रहे हैं हम लोग बढ़ रहा है। पिछले साल 2025 में 180 था, उससे पहले 2024 में 172 था, 23 में 164 था और ये 190 तक पहुंच गया है। और रिपोर्ट में ये खास बात बताई गई है कि पहली बार परमाणु हथियारों को मोर्चे पर तैनात किया गया है। 12 हथियारों को तैनात किया गया है। अब तैनात होने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि तैनात होने और परमाणु बम बना के रखने का क्या मतलब है? परमाणु बम बना के रख लिया, इसका मतलब यह है कि स्टोर में रख लिया है, ठीक है, जो हथियार है वो। ओके। और तैनात करने का मतलब है कि जो मिसाइल है उसमें उसका जो वॉरहेड होता है ना, यहां पर इसमें फिक्स कर दिया है और मिसाइल तैनात है कि जब भी बटन दबेगा और मिसाइल लॉन्च हो जाएगा। इससे नुकसान बहुत होगा जहां भी इसको जाना है, पहुंचना है टारगेट को वहां पर, ठीक है। लेकिन भारत की इसको लेकर नीति है नो फर्स्ट यूज, मतलब कि भारत न्यूक्लियर हथियार का प्रयोग पहले नहीं करेगा। लेकिन यदि भारत पर या भारतीय जो बल हैं यानी फोर्सेस हैं उस पर कहीं भी हमला होता है परमाणु हथियार से या भारत पर ही, तो भारत हमला कर देगा। लेकिन अगर भारतीय बलों पर जैविक यानी बायोलॉजिकल, रासायनिक यानी केमिकल, उन हथियारों से भी बड़ा हमला होता है तो भारत परमाणु हथियारों से इसका जवाब देने का विकल्प सुरक्षित रखता है। अब भारत में किसके पास है ये परमाणु बम को कंट्रोल करने या उसको रखने की का जिम्मा? वो है इसका SFC के पास, यानी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के पास है। इसको 2003 में 4 जनवरी को वाजपेयी गवर्नमेंट के द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था। और ये इंडियन आर्म फोर्सेस यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स उसका एक संयुक्त कमांड है। अगला क्वेश्चन है कि सिप्री की एनुअल रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास होने का अनुमान है? वह है रशिया के पास और टोटल कितना है? 5420 के आसपास है, ठीक है। ये देखिए आप, ये पूरा आंकड़ा है। इसको मैंने PDF में भी दे दिया है पूरा आंकड़ा। काफी PDF तो इन डेप्थ में थोड़ा डिटेल में है, ठीक है। यहाँ मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये क्या है कि देखिए आप, ये जो आंकड़ा है ना उसमें 2026 का देखेंगे तो सबसे ज़्यादा 5420 हथियार हैं जो कि रशिया के पास है परमाणु हथियार। उसके बाद स्थान आता है अमेरिका का, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 5042। और फिर उसके बाद स्थान जो है वो चाइना का है। और चाइना के बाद अगर हम देखेंगे वो स्थान है फ्रांस का, फिर UK का और उसके बाद है इंडिया का स्थान, ठीक है। लेकिन डिप्लॉयमेंट की अगर बात करेंगे कि परमाणु हथियार को तैनात कर दिया किन देशों ने, तो वो तैनाती जो है ना 2026 में ये है रशिया, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना और इंडिया ने किया हुआ है। सबसे ज़्यादा जो तैनात किया हुआ है वो रशिया ने किया हुआ है 1796। उसके बाद फिर अमेरिका का स्थान है, फिर देखेंगे फ्रांस ने तैनात किया हुआ है, उसके बाद UK ने तैनात किया हुआ है, फिर चाइना का है, चाइना ने 34 हथियार को तैनात किया हुआ है, फिर इंडिया ने 12 न्यूक्लियर हथियार को तैनात किया हुआ है। हालांकि वैसे टोटल जो न्यूक्लियर हथियार कितने देशों के पास अगर बात करेंगे, टोटल 9 देश हैं और ये परमाणु शक्तियां हैं। कौन कौन है? अमेरिका, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इसराइल। इन सब के पास ही दुनिया में परमाणु हथियार हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिप्री की एनुअल रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2025 में भारत जो है ना वो वैश्विक सैन्य व्यय यानी मिलिट्री स्पेंडिंग में किस स्थान पर है? आंसर होगा 5th स्थान पर भारत है। ओके, मिलिट्री खर्चे में। इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन भी लेते हैं कि सिप्री की एनुअल रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2025 में ग्लोबल मिलिट्री खर्च में एक्सपेंडिंग में नंबर 1 कौन सा देश है? तो वो है अमेरिका। सबसे ज्यादा 954 बिलियन डॉलर वो खर्च करता है मिलिट्री पर। उसका चीन का स्थान है, फिर रूस का स्थान है, फिर जर्मनी है, उसके बाद भारत का स्थान है, 5वां स्थान भारत का है, ठीक है। तो ये डेटा भी आप देख रहे हैं यहाँ पर। एक और डेटा है कि जब हथियार इतने ज़्यादा या डिफेंस पर इतनी ज़्यादा एक्सपेंडिंग हो रही है, खर्चा हो रहा है, तो फिर लोगों की मौत भी हो रही है। मतलब चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि यूक्रेन वॉर के दौरान 2025 में ही
78,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। हालांकि इसमें रशियन और नॉर्थ कोरियन भी शामिल हैं। ठीक है। उसका सूडान में मौत हुई है 18,447। इसराइल और फिलिस्तीन, या कहें इसराइल और गजा में जो सत्ता थी उसके बीच जो युद्ध हुआ उसमें 16,933 लोग मारे गए हैं। म्यांमार भारत का जो पड़ोसी देश है, वहाँ पर जो गृह युद्ध चल रहा है, सिविल वॉर चल रहा है, उसकी वजह से 15,000 से ज़्यादा, यानी 15,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। नाइजीरिया में वहाँ भी गृह युद्ध जैसी स्थिति है, 12,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, सिप्री की एनुअल रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2021 से 25 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयात करने वाला देश कौन है? तो वह है भारत। ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि सबसे जो ज़्यादा जो आयात करता है, आयातक देश है ना, देखिए दो डेटा है, ग्लोबल शेयर की बात करें, ये तो सप्लायर है दुनिया का सबसे ज़्यादा, और ये है जो आयातक है। ओके। सबसे ज़्यादा जो दुनिया भर में आयात करता है वो है यूक्रेन, उसके बाद इंडिया का स्थान है, फिर सऊदी अरेबिया है, चौथे पे कतर है, पांचवे पे पाकिस्तान है। क्लियर होगी बात? और सबसे ज़्यादा जो हथियार बेचता है वो कौन है? वो है अमेरिका, उसका फ्रांस है, फिर रशिया है, जर्मनी है, फिर चाइना का स्थान है। अच्छा, भारत कहाँ कहाँ से हथियार इंपोर्ट करता है? भारत सबसे ज़्यादा हथियार इंपोर्ट करता है वो है रशिया से, 36 से 40% तक। जैसे S-400 है, इसके अलावा सुखोई MK-30I है। ठीक है। उसके जो पार्ट्स बनते हैं, हालांकि वो भारत में ही बन रहा है, सुखोई 30 MKI जो लड़ाकू विमान है, लेकिन उसके पार्ट्स वहाँ से आते हैं, असेंबल यहाँ पर होता है, बहुत सारे चीज़ें। ओके। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम रशिया से लेते हैं, फिर फ्रांस से लेते हैं, रफाल जो लिया हम लोगों ने। ओके। अमेरिका से बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, करीब 13% अपने इंपोर्ट का, वो जैसे कि हेलीकॉप्टर्स हैं, इसके अलावा जो अवॉक्स विमान है, ट्रांसपोर्ट विमान है, कुछ इस तरह के। ठीक है। इसराइल से भी काफ़ी कुछ लेते हैं, रडार लेते हैं, और कई सारे जो विमानों में लगने वाले जो छोटे मिसाइल हैं वो सब लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु हथियारों की संख्या को नियंत्रित करने वाली अमेरिका और रूस के बीच जो आखिरी संधि थी बड़ी, वो 2026 के शुरुआत में समाप्त होगी, तो उसका नाम क्या है? आंसर आपको याद रखना है, न्यू स्टार्ट, यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ठीक है। न्यू स्टार्ट, यह अमेरिका और रूस के बीच में परमाणु हथियारों को की जो सीमा है उसको तय करने वाली अंतिम सक्रिय संधि थी, रिन्यू नहीं हुई, उसके वजह से 2026 में ये समाप्त हो गया, और इसके बाद कोई भी कंट्रोल दुनिया में बड़ी शक्तियों के बीच में नहीं रह गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि केंद्र सरकार ने वायुसेना का नया उप प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ किसे नियुक्त किया जून में? आंसर का एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। ठीक है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, तो ये उप प्रमुख हैं, डिप्टी चीफ हैं। अच्छा, चीफ कौन है इस वक्त? तो एयर चीफ मार्शल है AP सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंडमान और निकोबार थिएटर कमांड के नए कमांडर इन चीफ जून 2026 में कौन नियुक्त हुए? तो वाइस एडमिरल विनीत मैकार्थी, उनको बनाया गया है, और ये रहा फोटोग्राफ इनका। थिएटर कमांड जो सिस्टम है उसका उद्देश्य यही होता है कि तीनों सेनाओं के बीच में बेहतर तालमेल हो सके, तीनों सेनाएं अलग अलग कमांड की जगह एक ही कमांडर हो, और इसी को जॉइंट कमांड या फिर थिएटर कमांड कहते हैं। ओके। इसकी स्थापना जो करगिल वॉर हुई थी ना, उसके बाद जो सुधार समीक्षा हुआ उसी के बाद से इस पर शुरुआत की गई थी। भारत में जो टोटल 2 जॉइंट सर्विस कमांड हैं, पहला है अंडमान निकोबार कमांड। ठीक है। ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहीं पर ये स्थित है, अंडमान निकोबार कमांड। और दूसरा जो है ना वो है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। हालांकि स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड जो है ना वो केवल न्यूक्लियर हथियारों को ही उसी के लिए जिम्मेदार है। बाकी मिलिट्री ऑपरेशंस, इसके अलावा तमाम जो मिलिट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको लेकर वैसे कह सकते हैं कि एक बड़ा थिएटर कमांड वो है यहीं पर अंडमान निकोबार, और इसका जो मुख्यालय है ना वो पोर्ट ब्लेयर में है, और इसका नेतृत्व तीनों जो सेनाएं हैं उसके अधिकारी बारी बारी से करते हैं। एक ही चीफ होता है, आर्मी नेवी या एयरफोर्स से हर बार
चेंज होके आते हैं। और ये जो मलक्का जल डमरू मध्य है ना इस तरफ, तो ये स्टेट यहाँ जो है भारत के हितों को मतलब साधने वाला ये सेंटर है, यहाँ से नज़र हम रखते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में जो भी प्रवेश करता है, चीन का हो या दूसरे देशों का जहाज हो, वो इधर से होकर इधर से आता है। ऐसे में ये थिएटर कमांड बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है भारत के लिए। अगले क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने 31वां सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया है? नाम क्या है उनका? धीरज सेठ, जनरल धीरज सेठ कहेंगे। और उनको किन की जगह पर नियुक्त किया जा रहा है? तो उपेंद्र द्विवेदी की जगह पर। आर्मी चीफ का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है, या फिर 62 वर्ष की उम्र उनकी मतलब उम्र हो गई हो, वो उनमें से कोई भी पहले होता है, वहां तक होता है। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेवी के 48वें उप प्रमुख के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो वाइस एडमिरल अजय कोचर। ठीक है, तो 29 मई को इनको नियुक्त कर दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है वो सब देख लेते हैं फटाफट। और आप देख रहे हैं ये शानदार करंट अफेयर्स। इसका पीडीएफ चाहिए तो शार्प लर्निंग ऐप पर, वहाँ 2 तरह के बैचेज हैं। एक बेसिक है जो कि एसएससी, टीचर, रेलवे, पुलिस इन सब के लेवल का है, बहुत ही मामूली सा प्राइस है। एक थोड़ा सा ज़्यादा है, वो प्राइस आईएसपीसीएस एडवांस करंट अफेयर्स प्रोग्राम के तहत है। उसकी क्लासेस बिल्कुल अलग होती है, वीकली भी अलग होता है, ठीक, वो लाइव क्लासेस होती हैं। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देख लेते हैं। और प्रश्न यहाँ पर होगा, फीफा वर्ल्ड कप 2026 को कवर करने वाली भारत की एकमात्र महिला फोटो जर्नलिस्ट कौन है? गीतिका तालुकदार नाम है उनका, और ये रहा फोटोग्राफ। ठीक है, तो एकमात्र मतलब भारत की महिला फोटो जर्नलिस्ट है, ये खास बात है। उनका करियर हालांकि पुराना रहा है फीफा को लेकर। ओके, और भारत में कहाँ के हैं वो? अरुणाचल प्रदेश में उनका जन्म हुआ था, असम की मूलतः वो रहने वाली हैं। ठीक है, और फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर? तो ये 2026 वाला जो है ना वो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, तीनों देश जो है ना वो इसके मेजबान हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के पूर्व कप्तान और क्रिकेटर केन विलियमसन ने 12 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी बार भारत ने सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीत लिया है? 6ठी बार जीत ली है भारत ने, बांग्लादेश को हराकर ये खिताब जीता है। सैफ का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, और जो आयोजन हुआ वो भारत में हुआ, गोवा के जो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है या फतौरडा स्टेडियम है, वहाँ पर खेला गया। और भारत चैंपियन रहा है, 6ठा खिताब भारत को मिला है। उप विजेता रहा है बांग्लादेश। ओके, तो ये है महत्वपूर्ण बात। अगला क्वेश्चन है कि किस खेल की महिला दिग्गज खिलाड़ी डांगमई ग्रेस ने जून 2026 में अंतर्राष्ट्रीय खेल क्रिकेट नहीं क्षमा करेंगे, तो ये संन्यास ले लिया है? आंसर क्या होगा इसका? फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल खेल के भारतीय हैं। 6 जून को जो गोवा में आयोजन हुआ था ना सैफ महिला चैंपियनशिप, जब भारत ने जीत लिया ये खिताब, उसी के बाद उन्होंने ये भावुक घोषणा की। अपने करियर में 95 इंटरनेशनल मतलब मैचेस किए खेले हुए हैं, भारत का प्रतिनिधित्व किया हुआ है। कई सारे अवार्ड उनको मिल चुके हैं। AIFF इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2018-19, ठीक है, और भी कई सारे अवार्ड हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 की विजेता टीम कौन है? वो है भारत। भारत ने ये खिताब जीता है। मेजबान कौन था? कहाँ पर आयोजन हुआ था? जापान में हुआ था। जापान को हराकर भारत ने ये खिताब अपने नाम कर दिया है। ठीक है, तो भारत गोल्ड मेडल मतलब उसने जीता, नंबर 1। सेकंड स्थान पर सिल्वर मेडल मिला है जापान को। थर्ड स्थान पर पाकिस्तान, उसको ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में टॉप स्थान किस देश ने प्राप्त किया? भारत ने प्राप्त किया। ठीक है, प्रथम विश्व योगा चैंपियनशिप भारत में ही हुआ और भारत ने नंबर 1 स्थान प्राप्त किया। भारत ने टोटल जो देख रहे हैं जो मेडल प्राप्त किए वो कितने? 102 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीते हैं।
तो ये है। उसके बाद फिर स्थान आता है जापान का, फिर अर्जेंटीना, फिर सिंगापुर, फिर नेपाल। बहुत सारे देशों के जो एथलीट थे वो उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। भारत नंबर 1 रहा। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेलों के पदक विजेता और दिग्गज शॉट पुटर बलविंदर सिंह धारीवाल का निधन हो गया 4 जून 2026 को। तो उन्हें कौन से सम्मान मिले थे? आंसर क्या होगा इसका? महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार, ये दोनों इनको मिल चुका था। शानदार खिलाड़ी रह चुके थे। खेल में योगदान के लिए ही 1983 में महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड मिला था और 1987 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब किसे या किस पहले भारतीय पुरुष ग्रैंड मास्टर ने जीता है, या पहले विजेता कौन है? ठीक है, आंसर का आर प्रज्ञानानंद। ठीक है, आर प्रज्ञानानंद। उन्होंने 5 जून को नॉर्वे में खेले गए मैच के दौरान जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर यह खिताब जीत लिया है। मात्र 20 साल के हैं आर प्रज्ञानानंद और इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब किस महिला ग्रैंड मास्टर ने जीता? यहाँ पर महिला कैटेगरी की बात हो रही है। आंसर होगा बिबिसारा असाउबायेवा। ये कजाकिस्तान की हैं और इन्होंने चीन की झू जिरेन को हराकर ये खिताब जो है वो जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने जीता है और ये जर्मनी के हैं। इन्होंने फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली उनको हराकर ये खिताब जीता है। ठीक है, तो फ्रेंच ओपन जो है ना वो ग्रैंड स्लैम है। कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? 4 होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन 2026 में वुमेन्स सिंगल्स का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो रूस की हैं मारा एंड्रीवा। उन्होंने पोलैंड की माया चुवालिंस्का उनको हराकर यह खिताब जीत लिया है। अब अगला क्वेश्चन है कि मेंस डबल्स का खिताब किन खिलाड़ियों ने जीता है? आंसर क्या होगा? मार्सेल ग्रेनोलर्स और हरासियो जेबालोस ये हैं। ठीक है, मार्सेल जो है ना वो स्पेन के हैं और हरासियो वो कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के। तो इस जोड़ी ने लगातार दूसरी बार फ्रेंच ओपन का जो पुरुष युगल है मेंस डबल्स वो खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है कि विमेंस डबल्स का खिताब किन खिलाड़ियों ने जीता फ्रेंच ओपन 2026 में? आंसर क्या होगा इसका? कैटरीना सिनिकोवा, ये जो है वो चेक गणराज्य की हैं, और टेलर टाउनसेंड ये कहाँ के? अमेरिका, यूएसए की। उन्होंने ये खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है कि मिक्स डबल्स किन खिलाड़ियों ने जीता है फ्रेंच ओपन का? आंसर क्या होगा? सारा एरानी और एंड्रिया वब्सोरी। ये दोनों जो है ना वो इटली के ही खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो जो जितने भी ये ग्रैंड स्लैम हैं, चाहे फ्रेंच ओपन हो या दूसरे हो, उन सबसे अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें तो याद रखना ही है आपको। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने रिटायरमेंट के 4 वर्ष बाद वाइल्ड कार्ड उसके जरिए प्रोफेशनल टेनिस में वापसी की है? मशहूर सेरेना विलियम्स। ठीक है, तो उन्होंने विमेंस टेनिस एसोसिएशन टूर जो था WTA, तो उसी में वो वापसी की घोषणा कर दी उन्होंने। 44 ईयर की हैं और इस उम्र में मतलब शानदार खेलती हैं वो। अगला क्वेश्चन है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने RCB ने फाइनल मैच में किस टीम को हराकर IPL 2026 की ट्रॉफी जीत ली है? गुजरात टाइटंस को हराकर जीत ली है। लगातार दूसरी बार IPL का खिताब अपने नाम किया है। रजत पाटीदार इसके कप्तान थे, तो उनकी कप्तानी में भी लगातार दूसरा ये खिताब जीता है। फाइनल मैच 31 मई को हुआ था गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। IPL 2026 सीजन में ऑरेंज कैप के विजेता कौन है? तो वैभव सूर्यवंशी हैं। राजस्थान रॉयल्स के लिए वो खेल रहे थे और शानदार उन्होंने जो बैटिंग मतलब बल्लेबाजी की उसके लिए इनको अवार्ड मिला है। वैसे वैभव सूर्यवंशी को इस बार कई सारे अवार्ड मिले हैं। ऑरेंज कैप, इमर्जिंग प्लेयर, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, सुपर
सिक्सेस, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, इन सब का खिताब मिला। अगला क्वेश्चन है कि पर्पल कैप के विजेता कौन है आईपीएल 2026 में? कागिसो रबाडा गुजरात टाइटंस के हैं और ये अवार्ड मिलता है बेहतरीन गेंदबाज को, बॉलर को, ठीक है, जिसने सबसे ज्यादा विकेट लिए हों। अगला क्वेश्चन है कि प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किसे मिला है आईपीएल 2026 में? विराट कोहली को। ओके, अब एक बार देख लेते हैं जो तमाम अवार्ड हैं, वो सब पूरी लिस्ट यहाँ पर दे रहा हूँ। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली, ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी, पर्पल कैप कागिसो रबाडा, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन वैभव सूर्यवंशी, सुपर सिक्सेस ऑफ द ईयर फाइनल विराट कोहली, ऑन द गो फोरेस फॉर फाइनल विराट कोहली हैं, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द फाइनल वेंकटेश अय्यर, ग्रीन डॉट बॉल ऑफ द फाइनल भुवनेश कुमार, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन वैभव सूर्यवंशी, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन वैभव सूर्यवंशी, सुपर सक्सेस ऑफ द सीजन वैभव सूर्यवंशी हैं। और बाकी ये सब अवार्ड से भी देख रहे हैं आप, पीडीएफ में सब कुछ दिया हुआ है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पीडीएफ अवेलेबल है शार्प लर्निंग ऐप पर, मैसेज के जरिए, मेंबरशिप के जरिए। अगला क्वेश्चन है कि सिंगापुर ओपन 2026 का खिताब किस पुरुष युगल टीम ने या जोड़ी ने जीत लिया? आंसर का सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी, ये दोनों, इन्होंने किसको हराकर ये खिताब जीता? तो इंडोनेशिया की जोड़ी थी फराज अल्फियान और मोहम्मद शोहिबुल फिराक, उनको हराकर ये खिताब जीता है। और ये इस जोड़ी का यानी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का ये 9वां BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का खिताब है। अब आगे बढ़ते हैं और अवार्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन से लेते हैं। और दोस्तों अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन बनता है ना, लाइक बटन दबा दीजिए। और जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अपील है ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का ऑल बटन दबाएंगे तो तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि अवार्ड से रिलेटेड ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कलाकार कौन है? सुदर्शन पटनायक। ये रूस में आयोजित किया गया था दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सैंड स्कल्पचर महोत्सव, 11 जून को यह अवार्ड दिया गया। उन्होंने जो है ना वो सैंड आर्ट के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया उसके लिए उन्होंने एक रेत की मूर्ति बनाई थी जो पृथ्वी की मूर्ति थी, उसी के लिए अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि कितने कलाकारों को वर्ष 2021, 22, 23 और 24 के लिए उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जून में प्रदान किया गया? 51, ठीक है, 51। 5 जून को यह अवार्ड दिया गया। उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक, उन्होंने ही सभी को सम्मानित किया। तो ये लिस्ट देख रहे हैं आप, ये तो विजेता हैं जो लखनऊ के हैं। इसके अलावा अन्य जगहों के जो विजेता हैं उन सब की पूरी लिस्ट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। आप पॉज करके भी देख सकते हैं, रोक के, या पीडीएफ में भी देख लेना आप, कई सारे अवार्ड भी हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक को फिनाकल इनोवेशन गोल्ड अवार्ड 2026 मिला है? आंसर क्या होगा इसका? जम्मू कश्मीर बैंक को, ठीक है। आधुनिक तकनीक और जो इनोवेशन है, डेटा इंसाइट्स है, एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है, उन सब की श्रेणी में दिया गया है। अर्थ प्राइज 2026 के विजेता कौन है? तो ये तीनों हैं, विवान छावछारिया, एरियाना अग्रवाल और अव्याना मेहता, इन तीनों को दिया गया है। क्यों दिया गया इन तीनों को? इन्होंने पानी से जो सूक्ष्म प्लास्टिक है यानी माइक्रो प्लास्टिक है उसको अलग करने की विधि बनाई है। इमली के बीज के पाउडर से एक बायोडिग्रेडेबल सामग्री तैयार की और ये छोटे छोटे प्लास्टिक कण के साथ चिपक सकती है और उससे अलग कर सकते हैं, ठीक है। और ये द अर्थ प्राइज क्या है? ये खासतौर पर किशोरों यानी 13 से 19 वर्ष की जो आयु के जो दुनिया के जो पर्यावरण को लेकर जो काम कर रहे हैं विज्ञान के क्षेत्र के जरिए, उनके लिए अवार्ड उनको दिया जाता है। और ये जेनेवा जो स्विट्जरलैंड में है तो उस वहाँ पर ये स्थित है, द अर्थ फाउंडेशन, उसके द्वारा हर साल दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं अब साइंस एंड रिसर्च से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा कि किस कानून के तहत केंद्र सरकार ने नीट एग्जाम को लेकर भारत में टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के इस्तेमाल पर जून 2026 में अस्थायी रोक लगा दी? आंसर होगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत ये किया है।
दरअसल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने अनुरोध किया था भारत सरकार से, या कहें इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से, माइटी से, कि इसको 16 से 22 जून तक एक सप्ताह के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाए और उसके बाद कुछ दिनों तक के लिए एडिटिंग फीचर उसमें जो है वो बंद किया जाए। ठीक है, तो ये हुआ है ताकि जो पेपर लीक है ये सब ना हो पाए। हालांकि इसको लेकर कई सवाल भी उठे। ओके, अगर हम टेलीग्राम की ही बात कर लें उसके बारे में, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2013 में। फाउंडर है पावेल ड्यूरोव और निकोलाई ड्यूरोव। ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि टेलीग्राम की चर्चा काफ़ी ज़्यादा है, तो फाउंडर के नाम याद रहने चाहिए, पावेल ड्यूरोव और निकोलाई ड्यूरोव। इस्तेमाल क्या होता है इस मैसेजिंग ऐप का, आपको पता ही है, आप यूज़ करते होंगे। चैट, इसके अलावा फ़ोटो वीडियो फाइल शेयरिंग की सुविधा होती है। दुनिया भर में हर महीने 100 करोड़ लोग इसको यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है निधन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लोगों के। क्वेश्चन होगा, दिग्गज शूटर जसपाल राणा का निधन हो गया 12 जून 2026 को। तो वह पेरिस ओलंपिक में डबल मेडल जीतने वाली किस महिला शूटर के कोच भी थे? मनु भाकर के कोच थे। जसपाल राणा का जो पूरा खेल का इतिहास है बहुत ही गजब रहा है। ठीक है, अगर देखें उनके बारे में जाने जो महत्वपूर्ण है, 1994 में एशियन गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 2006 में एशियन गेम्स में दोहा में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, 1994, 98, 2002, 2006 के कॉमनवेल्थ गेम से 15 मेडल जीते थे उन्होंने। इसमें पदकों की संख्या 9 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल थे। अवार्ड की बात करेंगे अगर हम, तो इनको जो अवार्ड मिल चुके थे वो अर्जुन पुरस्कार मात्र 18 वर्ष में 1994 में मिला था। पद्मश्री अवार्ड मिला था 1997 में। सबसे कम उम्र में जो पद्मश्री अवार्ड पाने वाले जो खिलाड़ी हैं उनमें ये शामिल थे। द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था 2020 में उत्कृष्ट कोचिंग योगदान के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि एक्टर और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सलीम कुमार का निधन हो गया 6 जून 2026 को। तो किस भाषाई सिनेमा से जुड़े हुए थे? मलयालम सिनेमा से जुड़े हुए थे और बहुत सारी फिल्में उन्होंने की थी, पॉपुलर व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष सी कश्यप, उनका निधन हो गया 4 जून 2026 को। तो किस विशेषज्ञ के तौर पर प्रसिद्ध थे? संविधान विशेषज्ञ के तौर पर प्रसिद्ध थे। वो बहुत पॉपुलर थे, 100 से ज़्यादा किताबें उन्होंने लिखी थी। और ये जो एक कमेटी थी ना, जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली, एक साथ चुनाव कराने के लिए, जो कानूनी ढांचा बनाने के लिए, उसके ये मेंबर भी थे। ठीक है, और ये लोकसभा के महासचिव के रूप में 1983 से 1990 के बीच में इन्होंने काम किया था। अगला क्वेश्चन है कि फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी, उनका निधन हो गया 4 जून 2026 को। तो वह किस बोर्ड या संगठन के पूर्व प्रमुख रह चुके थे या थे? आंसर होगा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC। 2015 से 2017 तक CBFC के चीफ रहे थे। हालांकि ये जो उनका कार्यकाल था काफ़ी विवादों में रहा है। हालांकि कई सारी फिल्में उन्होंने की थी। पहली फिल्म थी उनकी हथकड़ी, 1982 में रिलीज हुई थी, 1982 में। अगला क्वेश्चन है कि किस आयोग के पहले अध्यक्ष रह चुके रिटायर्ड IAS अधिकारी धनेंद्र कुमार की मौत उनके घर में आग लगने से 28 मई 2026 को हो गई? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे वो। वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके थे। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पहले चेयरमैन रह चुके थे वो। अगला क्वेश्चन अब लेंगे हम लोग पर्यावरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। क्वेश्चन होगा, किस देश में जून 2026 में सैकड़ों बार भूकंप आया, जिसमें से एक भूकंप की तीव्रता सबसे ज्यादा 7.8 रिक्टर स्केल की थी? आंसर होगा फिलीपींस में 8 जून 2026 की सुबह करीब 5 बजे के आसपास ये भूकंप आया था। और इसको उसके बाद फिर सैकड़ों भूकंप आए जिसको आफ्टर शॉक कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक बार मैप में देख लेते हैं फिलीपींस को। ठीक है, फिलीपींस देख, प्यारा भारत है अपना। फिलीपींस जो है ना वो इस तरफ है, पैसिफिक ओशन में है, द्वीपीय देश है ये, बहुत सारे द्वीप है, सैकड़ों। इसकी राजधानी मनीला है, आबादी करीब 12.25 करोड़ के आसपास है।
मुद्रा यहाँ पर चलती है फिलिपीन पेसो। पड़ोसी देश की बात करेंगे अगर समुद्री सीमा में, तो ये ताइवान है, इधर चाइना है, वियतनाम है, मलेशिया हो गया इस तरफ, और इंडोनेशिया भी है। ठीक है। क्यों यहाँ इस इलाके में भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं या फिर ज्वालामुखी फटती है? उसकी वजह यह है कि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में है। यहाँ टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल बहुत ज़्यादा होती है और इसी की वजह से देखेंगे कि बहुत सारे ज्वालामुखी इस क्षेत्र में हैं और भूकंप का जी क्षेत्र बहुत ज़्यादा ये रहता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि रेडियो कार्बन डेटिंग किस जरिए प्रमाणित किया गया भारत का सबसे उम्रदराज जीवित वट वृक्ष करीब 700 वर्ष पुराना किस राज्य और उसके जिले में स्थित है? बिहार में है, मुंगेर में। ये विशाल वट वृक्ष है मुंगेर जिले में। इंडियन टोबैको कंपनी उसी के परिसर में स्थित है। तो इसका ना बीरबल साहनी जो पूरा विज्ञान संस्थान है लखनऊ में, उसी वैज्ञानिकों ने 2022 में सैंपल लिया था इसके जो तना है ना, तने के बीच में होल करके, ठीक है, और उसको अत्याधुनिक रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक के जरिए पता लगाया गया कि 700 वर्ष पुराना है। वैज्ञानिक तकनीक के जरिए देखिए, आमतौर पर जो पेड़ों की आयु की गणना होती है उसके तने में जो मौजूद होता है ना, एनुअल रिंग बनते चले जाते हैं हर साल, तो उसके आधार पर की जाती है। लेकिन बरगद के पेड़ में ये रिंग्स नहीं बनते हैं, वलय हिंदी में कहते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग उस तकनीक का सहारा लिया है। ठीक है। अच्छा, भारत का दूसरा सबसे पुराना पेड़ कौन है जो माना जाता था इससे पहले, इस बरगद से पहले माना जाता था कि वही भारत का सबसे पुराना है, अब वो दूसरे नंबर पे आ चुका है। वो है द ग्रेट बरगद ट्री, द ग्रेट बनियान। ये पश्चिम बंगाल में कोलकाता के पास आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटमोजिकल गार्डन में स्थित पेड़ है, 250 वर्ष पुराना। और ये जो है मुंगेर में, वो 700 से भी ज्यादा वर्ष पुराना ये है। अगला क्वेश्चन है कि देश के 100वें रामसर स्थल का नाम बताएं। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, या इसको सोरहा ताल भी कह सकते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? तो यूपी के उत्तर प्रदेश के बलिया में स्थित है ये। ठीक है। तो विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून 2026 के दौरान देश का 100वां रामसर स्थल ये बना है। ठीक है। तो ये गंगा नदी के जो घुमावदार रास्ते हैं उससे अलग होकर प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। ठीक है। और इसमें 3 प्रमुख जल चैनल है उस तरफ से जो ना वो पानी यहाँ पर आता है। ठीक है। तो अब यूपी में टोटल जो संख्या हो गई है ना रामसर स्थलों की, वो टोटल संख्या हो गई है कितनी? ये 13 हो गई है। 13वां है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य है सोरहा ताल। ठीक है। और देश में कितने रामसर स्थल हो गए हैं? 100 हो गए हैं टोटल संख्या, और 100 की संख्या यहाँ पर मैं दे रहा हूँ एक एक करके। ठीक है। तो ये लिस्ट है, ये पीडीएफ में भी मैंने दे दिया है, तो आप देख सकते हैं इसको। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। किस राज्य की चंबल सेंचुरी में दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली रस्की स्पॉटेड कैट की मौजूदगी पहली बार पुष्टि हुई है? उत्तर प्रदेश में। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WII, उसी के रिसर्चर्स ने उत्तर प्रदेश के जो नेशनल चंबल जो सेंचुरी है उसी में ये दुनिया की सबसे छोटी बिल्लियों में से एक रस्टी स्पॉटेड कैट, उसकी उपस्थिति या रस्की कैट की मतलब उपस्थिति की पुष्टि की है। ये इटावा में ये पाई गई है। हालांकि मतलब चंबल जो सेंचुरी है ना वो यूपी, MP और राजस्थान में फैला हुआ है। MP और राजस्थान में पहले ही ये बिल्ली देखी जा चुकी है और पहली बार देखी गई है उत्तर प्रदेश में। और ये IUCN की जो रेड लिस्ट है ना उसमें निकट संकटग्रस्त है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में 29 मई 2026 को झरनों में रहने वाले मेढक की नई प्रजाति अमोलोप्स कमाल उसको रिकॉर्ड किया गया, वो पाई गई आंसर का नागालैंड में। तो JSI के वैज्ञानिकों ने यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने नागालैंड के किपहिरे जिले में इसको खोज की है। नागालैंड, उसकी राजधानी क्या है? कोहिमा है। ठीक है। और अब बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं उन सबसे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस।
किस राज्य ने महिला और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना शुरू की? तो केरलम। 15 जून को प्रियदर्शनी मुफ्त बस योजना शुरू की गई, वहां के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन के द्वारा। किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों में केजी से पीजी तक की निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की? आंसर होगा ओडिशा। 12 जून को यह ऐलान किया गया उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के द्वारा। हालांकि इस ऐलान के बाद ही वहाँ के स्कूली जो सिलेबस है या उसके जो सरकारी बुक्स हैं उसमें बहुत सारी गलतियाँ पाई गई हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, कई सारे तथ्य गलत थे। खैर, इसमें क्या है कि 10th तक के तो क्लासेस फ्री थी पढ़ाई, लेकिन अब उसको पीजी तक की, पोस्ट ग्रेजुएट तक का फ्री कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निर्माणाधीन जोजिला सुरंग किन दो यूनियन टेरिटरी और राज्यों के बीच में है जिसका ब्रेक थ्रू यानी आर पार खुदाई का काम जून 2026 में पूरा हो गया? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में। 9 जून को ये काम पूरा हो गया। अगर कहाँ पर है मैप में देखेंगे ना, तो ये इस तरीके से ये हो गया जम्मू कश्मीर और इधर लद्दाख है, तो यहीं पर है ये कनेक्ट करना है श्रीनगर और इधर लेह को कनेक्ट करने वाला जो राजमार्ग है उसी से ये यहाँ पर है, बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, सिंगल ट्यूब टनल। तो ये काम हो गया है, लंबाई करीब करीब 13.153 किलोमीटर के आसपास है। और ये देखिए इस तरीके से ये विस्फोट होगा जो इस वीडियो में भी मैं दिखाना चाहूँगा। ये सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल है और रिकॉर्ड भी बना है इतनी ऊंचाई पर, जो इससे दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल बाईपास सुरंग है। ओके, ये देखिए इस तरह से विस्फोट हुआ और फिर आर पार कर दिया गया, लास्ट बचा हुआ था वहीं पर। अच्छा, एक और बात है कि समुद्र तल से लगभग ये 11,578 फीट की ऊंचाई पर है ये स्थित। तो ये मतलब ऊंचाई के मतलब इस ऊंचाई पर भी सिंगल ट्यूब जो बाई डायरेक्शनल है ना, वो भी काफ़ी नंबर 1 ही कहेंगे हम। ठीक है, और ये कौन बना रहा है? तो मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड उसके द्वारा बनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत तो वैसे योजना बनी थी 1997 में, ठीक है, लेकिन फिर सर्वे वगैरह हुआ था 1999 में। करगिल वॉर के दौरान देखा गया कि हमें एक सुरंग की ज़रूरत है ताकि जो 3-4 महीने सर्दियों में बर्फबारी की वजह से जो रास्ता बंद हो जाता था वो जारी रहे। तो फिर तय किया गया ठीक है इसको बनेगा। 2005 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जो उस वक्त थे उन्होंने इस परियोजना की घोषणा की थी। 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। फिर अब ये बन रहा है, उम्मीद है कि 1-2 साल में ये पूरा तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने किस तरह के खाद्य उत्पादों के लिए नया लोगो जारी किया है? वीगन फूड के लिए नया लोगो जारी किया है 1 जुलाई को। ठीक है, वीगन क्या होता है? जिसमें किसी भी पशु उत्पाद या कहें मतलब मांस हो या फिर दूध ही क्यों ना हो, मतलब पशु से जुड़े हुए कोई भी उत्पाद नहीं हो जिसमें, उसी को वीगन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना भारत और किस देश के बीच में है जिसके राष्ट्रपति ने भारत यात्रा के दौरान इसे मिलकर समय पर पूरा करने की सहमति जताई है? म्यांमार और भारत के बीच में है। ठीक है, तो ये क्या है अगर देखेंगे तो जो कोलकाता बंदरगाह ना उसको सितवे बंदरगाह जिसको भारत ने ही डेवलप किया है म्यांमार में, उससे कनेक्ट करता है। फिर ये नदी के होते हुए यहाँ फिर ये रोड मार्ग से आइजॉल तक यहाँ तक कनेक्शन करने की ये पूरा प्लान है। एक्चुअल में क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो हिस्सा है ना, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको चिकन नेक भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सकरा रास्ता है। तो वो उसको देखते हुए इधर से ये कनेक्ट किया गया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये इस तरीके से। ओके, तो ये है महत्वपूर्ण बात। इससे रिलेटेड यूपीएससी में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग को जल्द पूरा करने के ऊपर चर्चा हुई। तो ये हाईवे भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय समूह के देशों से जोड़ने की एक रणनीतिक पहल है? आंसर क्या होगा इसका? आसियान। ठीक है, आसियान। तो एक बार मैं मैप के जरिए दिखा देना चाहता हूँ। ये जो IMT हाईवे है यानी इंडिया म्यांमार
थाईलैंड ये हाईवे, ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत बनाई जा रही है। और ये प्यारा भारत है अपना, और इधर वाले जो कुछ देश हैं वो आसियान देश हैं, और ये तो रहा म्यांमार यह वाला, और ये रहा थाईलैंड। तो यहाँ ना इधर से ये जो अपना मणिपुर है वहाँ से कनेक्ट करते हुए यहाँ तक रोड जानी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, भारत और आसियान देश के बीच में कनेक्टिविटी वो हो जाएगी। हालांकि ये जो है ना वो काफ़ी पुराना है, 2002 में विचार पहली बार आया था, और उसके बाद फिर निर्माण कार्य वगैरह सब कुछ शुरू हुआ। भारत में मोरे एक जगह है जो कि मणिपुर राज्य का सीमावर्ती शहर है, यहाँ पर यहीं से ये कनेक्ट होके और यहाँ तक आना है। लेकिन म्यांमार में जो कि मैंने पहले बताया आपको कि वहाँ पर जो है ना वो वहाँ की जो स्थिति है बहुत ही तनावपूर्ण है, गृह युद्ध जैसे हालात हैं, इस वजह से यहाँ का रोड वगैरह नहीं बन पा रहा। इसी को लेकर ये चर्चा हुई है कि भाई इसको आगे किया जाए, काम बढ़ाया जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि ये भारत के हित को लेकर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम लोग क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उन सबको देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक में नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? नीलकंठ मिश्रा को नियुक्त किया है। किन की जगह पर नियुक्त किया है नीलकंठ मिश्रा को? तो परमेश्वरन अय्यर की जगह पर। इससे पहले परमेश्वरन अय्यर थे, अब नीलकंठ मिश्रा हो गए हैं, उनको बना दिया गया है। ओके, तो वर्ल्ड बैंक में जो हिस्सेदार देश हैं वो अलग अलग है। सबसे ज़्यादा हिस्सा अमेरिका का है और भारत का हिस्सा 2.91% है। देखिए वर्ल्ड बैंक में ना जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं वो 25 होते हैं टोटल, और उनका जो चुनाव होता है या वो प्रतिनिधित्व करते हैं कहिए 189 सदस्य देशों का। और भारत के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनके पास भारत के अलावा बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों के प्रतिनिधित्व करने की भी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में हुई थी, 81 ईयर पहले। इसके प्रेसिडेंट हैं अजय बंगा और एमडी, और सीएफओ हैं अंशुला कांत। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस पड़ोसी देश के तत्कालीन विदेश मंत्री खलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष चुन लिया गया है? तो बांग्लादेश के हैं। ठीक है, और वो किसकी जगह ले रहे हैं? तो जर्मनी के जो पूर्व विदेश मंत्री हैं एना लेना बेरबाक, उनकी जगह ले रहे हैं वो। और आपको बताऊं कि 81वां जो सत्र है ना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, उसका सत्र 8 सितंबर से शुरू हो रहा है। तो एक साल के लिए 8 सितंबर से अब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट या कहें अध्यक्ष अब खलीलुर रहमान हो गए हैं। ठीक है, बांग्लादेश से पहले भी एक बार अध्यक्ष रह चुके हैं, 1986-87 की बात है। उस वक्त हुमायूं रशीद चौधरी वो 41वीं महासभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2027-28 कार्यकाल के लिए चुने गए 5 नए अस्थायी सदस्य देश कौन है? तो ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, किर्गिस्तान, जिम्बाब्वे और त्रिनिदाद एंड टोबैगो। और ये अलग अलग क्षेत्रीय समूह से चुने गए हैं। अफ्रीकी समूह से जिम्बाब्वे, एशिया प्रशांत समूह से किर्गिस्तान, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन समूह से त्रिनिदाद टोबैगो, और पश्चिम यूरोप और अन्य समूह से ऑस्ट्रिया और पुर्तगाल का चयन हुआ है। ठीक है, तो ये सब जो देश हैं वो अपने 2 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2027 से वो शुरू करेंगे। ठीक है, दरअसल अलग अलग समूह होता है, टोटल 5 समूह होते हैं, उनमें से चुना जाता है, और 2 साल का कार्यकाल होता है। और आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल मेंबर होते हैं 15, जिनमें से 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर, उनका चुनाव होता है। और एक और ख़ास बात है कि एक ही देश अगले साल फिर से चुनाव नहीं लड़ सकता है। जैसे पाकिस्तान था ना, उसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है 31 दिसंबर 2026 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इनमें से
कौन सा देश पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो वह है किर्गिस्तान। ठीक है, सेंट्रल एशियन कंट्री है किर्गिस्तान, उसको पहली बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जगह मिली है अस्थायी सदस्य के तौर पर। कहाँ पर है किर्गिस्तान? एक बार मैप के जरिए देख लेते हैं। प्यारा भारत है अपना, और इस तरफ देखेंगे यहाँ है सेंट्रल एशिया, ठीक है, मध्य एशिया, और यहीं पर ये जो ग्रीन कलर में देख रहे हैं वो किर्गिस्तान है। इसका पड़ोसी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और इधर चाइना है। ये किर्गिस्तान की जो राजधानी है वो है बिश्केक, उसका नाम है। राष्ट्रपति हैं सादिर जरारोव। अब विदेश से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेते हैं। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड था। तो क्वेश्चन होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 13 से 18 जून 2026 तक किन दो देशों की यात्रा की? तो फ्रांस और स्लोवाकिया की। फ्रांस में वो नीस शहर भी गए और G7 के समिट में भी वो शामिल हुए, और स्लोवाकिया में उनको सम्मान दिया गया, उसको लेकर वो पहुंचे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने जून 2026 में भारत की यात्रा की? तो डेल्सी रोड्रिगेज नाम है उनका। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, तो 3 से 7 जून तक भारत की अधिकार की यात्रा पर रही थी। उद्देश्य यही था कि वहाँ का जो तेल है ना वो भारत खरीदे, शायद इसी वजह से। लेकिन बताया गया कि ऊर्जा तो बताया गया, व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश जैसे मुद्दों को लेकर हुआ है। वेनेजुएला जो है ना वो एक तरह से अभी अमेरिकी उपनिवेश की तरह है। ये तब हुआ जब वहाँ के जो राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो, उनको अमेरिकी सैन्य अभियान के दौरान अमेरिका के सैनिकों ने पकड़ लिया और उनकी पत्नी सहित उनको उठा के अमेरिका ले गया, वहाँ जेल में बंद किया हुआ है और मादक पदार्थ का लेकर मुकदमा ठोका हुआ है। और अब दिवस से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं उन सबको देख लेते हैं। दिवस क्वेश्चन होगा, विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जून को मनाया जाता है, और थीम है बाल मजदूरी के लिए रेड कार्ड, बच्चों के लिए सही माहौल, बड़ों के लिए अच्छा काम। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय एल्बनिज्म जागरूकता दिवस, तो वो 13 जून को मनाया जाता है, और थीम है गर्व से अपनी त्वचा पर सभी स्किन टोन का जश्न मनाते हुए। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है, और थीम है नए सिरे से सोचें, हमारी जानी पहचानी दुनिया से परे हमारे महासागर के साथ नया रिश्ता। बिरसा मुंडा का शहादत दिवस, तो वो 9 जून को मनाया जाता है। 9 जून सन 1900 में रांची जेल में बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली थी। विश्व प्रत्ययन दिवस यानी एग्रेडेशन डे कब मनाया जाता है? तो वो 9 जून को मनाया जाता है, और थीम है इस बार की इनोवेशन, भरोसा और सस्टेनेबिलिटी, एग्रेडेशन की ताकत। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जून को मनाया जाता है, और थीम है बोझ से सावधान की ओर, हर जगह सुरक्षित भोजन। विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाया जाता है, और थीम है इस बार की क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्यवाही। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश कौन है? तो अजरबैजान। ठीक, अजरबैजान में हो रहा है हुआ इस बार आयोजन। ठीक है, अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न है अगला, हाँ, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून को मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है, और थीम है हरियाली भरे भविष्य के लिए एक साइकिल चलाना। तेलंगाना गठन दिवस 2 जून को मनाया जाता है हर साल। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है, और थीम है आकर्षण का पर्दाफाश, निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला। गोवा राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है ये। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशन के लिए फर्स्ट एंड सेकेंड वीक जून 2026 का, और बाकी डेली का करंट अफेयर्स भी जरूर देखिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।